करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी कनेक्ट हो रहे हैं मेरे साथ। ईरानी मामलों की जानकार मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी कनेक्ट हो रहे हैं मेरे साथ। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप समर्थक परमीत मकोड़े जी कनेक्ट हो रहे हैं। पश्चिम एशिया एक्सपर्ट प्रोफेसर AK पाशा जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदिंदु जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। पाशा जी, सबसे पहले शुरुआत में आप ही से करना चाह रही हूँ। जिस तरह के अभी हालात नजर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो बड़ी धमकियां दे रहे हैं, तो ये क्या तस्वीर बनती हुई नजर आती है? नाकेबंदी वर्सेस आर्थिक बंदी नजर आ रही है अब तो। देखिए, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी जो है जिगजैग जो अंग्रेजी में बोलते हैं, पहले उन्होंने नेटो के साथियों से आग्रह किया था कि आप मदद करिए। बाद में जब उनको कोई मदद नहीं मिली, उन्होंने कहा कि हमारा तेल वहां से नहीं आता, हमारी जिम्मेदारी नहीं है बोल के पलट गए। उसके बाद अब नाकाबंदी करे हैं और ईरान को धमकी दिए हैं। तो जो 2 डिस्ट्रॉयर्स भेजे थे, ईरान का कहना है कि उनको वापस कर दिया गया जब उन्होंने धमकी दी इसको उड़ा देंगे बोल के। तो ये जो है अकेले कर रहे हैं, कोई इनके साथ देश साथ नहीं दे रहा है, चाहे वो बर्तानिया हो या नाटो देश हो या ऑस्ट्रेलिया हो या कोई भी हो। तो ये कितने दिन तक नाकाबंदी करते हैं, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जो भी टोल देता है, चुंगी देता है, उन जहाजों को निशाना बनाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो भी ईरानी बंदरगाह से तेल या जो भी चीजें लेके आते हैं, उनको भी निशाना बनाया जाएगा बोल के। सेंट्रल कमांड के दोहा में जो हेडक्वार्टर है, उन्होंने कहा कि सिर्फ हम ईरानी जहाज को जो बंदरगाह से निकलते हैं उनको आने जाने नहीं देंगे, लेकिन दूसरे जहाज जो इराक या GCC कंट्रीज से जो भी तेल या दूसरे चीजें लेके जाते हैं उनको हम क्या भी कुछ भी नहीं करेंगे बोल के, जाने दिया जाएगा बोल के। लेकिन जो बात यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईरान जो है इस पूरे इलाके के पास इलाके में जो अपनी आर्टिलरी रखी है, माइंस भी रखी है, और कुछ देर तक देखेंगे, बाद में वो दोबारा हमला करेंगे जो भी शिप नाकाबंदी करने के लिए अमेरिका से भेजी जाएगी। तो ये बहुत देर तक अपने आप वो नाकाबंदी जारी नहीं रख सकते। तो ये सिर्फ दबाव डालना चाहते हैं ईरान के ऊपर, ताकि वो जो चुंगी का थ्रेट किए हैं उसको खत्म करके सभी जहाजों को 28 फरवरी से जो स्टेटस होता उसमें जाने के लिए वो ठीक है। लेकिन सर, जिस तरह से लगातार डोनाल्ड ट्रंप दबाव दे रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, सिर्फ दबाव की ही बात है? मैं जल्दी से क्विक रिएक्शन एक सबसे ले लेती हूँ। ब्रिगेडियर शरदिंदु जी, क्या ये सिर्फ दबाव बनाने का तरीका है मात्र, या फिर वाकई में डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे, अमेरिका के मंसूबे इस बार कुछ ज्यादा घातक नजर आ रहे हैं? सर देखिए, कहीं ना कहीं अमेरिका ये जो नाकामयाब हुई है पीस टॉक ईरान के साथ, उससे कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेटेड महसूस कर रहा था और उसने एक दबाव को और बढ़ाने के लिए ये ब्लॉकेड लगाया। अब तो ये ब्लॉकेड भी इफेक्टिव भी हो रखा है। देखना पड़ेगा कि जो वहां से कॉमर्शियल शिप निकलते हैं उनको वो कहाँ डाइवर्ट करते हैं, कैसे उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, किस तरीके का उनका डाइवर्जन होगा, ये सारी चीजें देखने वाली। क्या आप उसके ऊपर फायर करेंगे, क्या उसको आप एस्कॉर्ट करके दूसरे तरफ ले जाएंगे, क्या उसको अप्रहेंड करेंगे, किस तरीके से आप एक्शन करते हैं। देखिए, पूरे विश्व में अमेरिका अलग पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं, ये एक्शन ओरिएंटेड नहीं था। आप इस तरीके के स्ट्रॉन्ग व्यूज के साथ आप एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में असमर्थ हैं। आपके दो जंगी बेड़े, दो एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे लगे हुए हैं लेकिन खुलवा नहीं पाए। अब आप ब्लॉकेड लगाने की कोशिश करते हैं और ऐसे इलाके में जो कि बहुत बड़ा वाइड इलाका है, आप उसके ऊपर फायर कर सकते हैं, तमाम तरीके के डैमेज कर सकते हैं। और ये सारे कॉमर्शियल शिप हैं, कोई जंगी बेड़े हैं नहीं कि आपके फायर का जवाब देंगे। तो आप तो किसी भी वेपन से उसको कंट्रोल कर सकते थे। आपको एक मैसेजिंग करना है, उसको आपने अपने जो स्पीड बोट हैं, जो छोटे छोटे आपके एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जाते हैं, उसको आपने उनको एस्कॉर्ट करके एक तरीके से डाइवर्ट करना है या फिर उनको अप्रहेंड करना है। तो ये बड़ा आसान सा ऑपरेशन होता है, इसमें कोई बहुत टैक्टिक्स की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, अमेरिका इसमें अलग पड़ता हुआ दिख रहा है। यूके ने भी इसकी खिलाफत की, यूरोपियन यूनियन ने भी खिलाफत की और तमाम देश इसके
खिलाफत कर रहे हैं। ये सोल्यूशन नहीं है। एक तो ईरान में ऐसी तमाम चीजों का क्राइसिस है, अगर आप ये ब्लॉकेट लगा देंगे तो कोई शिप निकलेगा नहीं, कोई रसद उनके पास नहीं जाएगी, बिल्कुल। मेडिसिन नहीं जाएगी, लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं जाएंगी। और ईरान को वो चाहते हैं कि इस तरीके से इकोनॉमिक और इस ब्लॉकेट के साथ और सफोकेट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि विश्व में इसकी खिलाफत हो रही है। ये एक्शन जो है वारंटेड नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है, यूएन क्लॉज, उसके अगेंस्ट है। इंटरनेशनल वाटर में आप इस तरीके से ब्लॉकेट नहीं लगा सकते, किसी की सारे लोग खिलाफत करते हैं। हाँ। और इसीलिए ईरान ने जब बोला कि वो टोल कलेक्ट करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो उसकी भी खिलाफत हुई थी, क्योंकि वो भी इंटरनेशनल वाटर था। वो कहता तो जरूर था कि ये लेकिन वहां पर टेरिटोरियल तो वाटर है। मजबूरी में ही सही, लेकिन उसको स्वीकार करना एक तरह से मजबूरी बन गया ना, क्योंकि लोगों को अपने जितने इतने महीनों से या इतने कई दिनों से जो एक तरह से उनके शिप फंसे हुए थे, जहाज फंसे हुए थे, तो वो तो ऐसा लगता है करो या मरो वाली बात थी। मैं इसका कंटिन्यू रखूं, लेकिन उसके पहले जल्दी से एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दूं। नाकेबंदी को लेकर बयानों का सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी तो आईआरजीसी ने भी पलटवार किया है। ट्रंप की नाकेबंदी पर आईआरजीसी का बयान है, नाकेबंदी के बाद हॉर्मुज खुला रहेगा, आप चाहे कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, नाकेबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आईआरजीसी की तरफ से कहा जा रहा है। और ये मान के चलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पहले कहा नाकेबंदी के नजदीक जो आएगा वो ध्वस्त हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बार बार बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे कि आईआरजीसी खत्म हो चुकी है, ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। ये अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी अब अमेरिका को निभानी है, लेकिन देखिए आईआरजीसी ने कर दिया है सीधे सीधे पलटवार। क्विक रिएक्शन में माथुर सर का लेना चाह रही हूँ। माथुर सर, जल्दी से मुझे इस बात को समझाइए, आखिर इस बयान के कोई मायने नजर आ रहे हैं क्या? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जो पास आएगा खत्म, आईआरजीसी कह रहे हैं कोई नाकेबंदी नहीं है। नैना, जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस प्रकार की नाकेबंदी से इसका बहुत, ये थोड़ा सा मैं आपसे भिन्न मत रखता हूँ, इसका असर पड़ता है। अच्छा। आप देखेंगे कि जिस प्रकार की जो 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 भूगोल आपको नजर आ रहा है, जो उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल बाहर का जो इलाका है, उसमें अगर आप 5-6 जंगी बेड़े लगा देंगे, तो आप शिफ्ट लगा देंगे, तो वहां से किसी का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप हर किलोमीटर पे या हर 500 मीटर पे एक जहाज खड़ा करना पड़ेगा आपको वहां पर। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि 2 wrongs don't make 1 right, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन फिर भी एक चीज समझने की है कि शुरुआत कहां से हुई। देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग है, कोई उसको कब्जे में नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आपके टेरिटोरियल वाटर्स की लिमिट आपने 12 नॉटिकल माइल्स होती है, लेकिन अगर जो दोनों देशों के बीच में 12 नॉटिकल माइल्स से 24 नॉटिकल माइल्स से कम अगर स्थान बचा हुआ है, तो उसको आधा किया जाता है, उसके बीच में से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब अमेरिका जो क्या करने का प्रयास कर रहा है कि वो कह रहा है कि जो ओमानी पानी है, ओमानी वाटर्स हैं, वहां पर मैं खोलूंगा। जो आपने दिखाया था व्हाइट कलर से रूट, जो ओरिजिनल एक्चुअली रूट है, वो ओमानी पानी उस पानी से निकलता है, और शॉर्ट रूट भी है, तो उसको खोलने का वो प्रयास करेंगे। जो ईरान ने किया था कि ऐसे टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ ओमान में जाकर के आपने माइंस लगा दिए, वो भी अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। तो ये पूरा जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं इसको दूसरे तरीके से देखने की आवश्यकता है। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इतने सारे अगर वॉरशिप्स वहां पर हैं, तो इस प्रकार के इस ब्लॉकेड को इफेक्टिव किया जा सकता है। आधा मिनट और दीजिए, मैं आपको बताऊं नुकसान ईरान का कितना होगा। ईरान का नुकसान लगभग मैं फिगर्स आपको दे सकता हूं, लगभग $300 मिलियन पर डे, क्योंकि उनका सारा कुछ बंद हो जाएगा। अभी क्या है कि ईरान का कंट्रोल है, कौन सा जहाज आ रहा है, कौन सा जहाज नहीं आ रहा है। किस देश को इंपैक्ट होगा इतना बड़ा सा, किसे होगा? मैंने मिस किया शायद। ईरान को। अच्छा, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने बाकी दुनिया इससे प्रभावित होगी, उतने उससे कहीं ज्यादा ईरान प्रभावित होगा। 90% ईरान का ट्रेड इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट में है। चाबहार एक पोर्ट है जहां से बहुत ज्यादा ट्रेड इनका होता नहीं है। तो ये तमाम चीजों को अगर वहां से आप किसी प्रकार से ईरान आने जाने वाले जहाजों को कैसे भी ब्लॉक कर देंगे, तो बहुत ज्यादा नुकसान ईरान का होगा। ईरान की अर्थव्यवस्था वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। आज आप देखें, जो $1 का 42,000 रियाल था
इस वर्ष, पिछले वर्ष के अंत में वो आज 13.5 लाख रियाल में $1 की कीमत आ रही है। तो उसके बाद अगर इस प्रकार का दबाव उनके ऊपर पड़ा और किसी तरह से अमेरिका ये गलत है, मैं सही नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं नैना कि अगर इसको बंद कर दिया गया तो जितना नुकसान आर्थिक रूप से ईरान को होगा वो बहुत ज्यादा होगा और इसका कुछ ना कुछ हमें सोचना पड़ेगा। उसके अलावा 4 देश और हैं जो पूरी तरह से इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर हैं, बहरीन, कतार, इराक और कुवैत। उनके पास कोई और जलमार्ग नहीं है, तो उनके ऊपर जो असर होगा, उनकी फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी, बहुत तमाम चीजें इससे प्रभावित होंगी। तो मेरा ये मानना है कि इसको बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज मैंने, अगर आपको याद हो, 2 दिन पहले आप ही के शो में कही थी कि अब अमेरिका इस जगह को कॉम्बैक्टाइज करेगा ताकि जो नियंत्रण ईरान के पास है वो नियंत्रण न रहे, और वही एग्जैक्टली उन्होंने करके दिया है। हाँ, और सर कोशिश तो हालांकि वही रही है, लेकिन ईरान बार बार कह रहे हैं कि भाई कंट्रोल तो उनके हाथों में ही रहेगा। इस बात को लेकर अलग अलग तर्क जरूर नजर आते हैं। लेकिन मैं एक बार जरा अमेरिका का रुख करना चाह रही हूँ। जिस तरह से परमीत जी मेरे साथ में कनेक्टेड है, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक है। परमीत जी, कहा जा रहा है कि जो 37 से 40 दिनों का जो एक बड़ा तनाव वाला माहौल रहा, उसमें ईरान को कुछ मिला या ना मिला, ईरान को नुकसान तो जितना हुआ, लेकिन अमेरिका को भी बहुत भारी नुकसान हुआ। डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत ज्यादा नुकसान में रहे। किस रूप में? आर्थिक तो 42 बिलियन से ज्यादा, $42 बिलियन से ज्यादा का नुकसान तो झेला ही। बड़े स्तर पर दुनिया में ये थू-थू भी होने लगी कि अमेरिका जो बड़े दावे कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन सारी परिस्थितियों को लेकर क्या अभी भी डोनाल्ड ट्रंप उसी राह पे चल रहे हैं? उनके पास में खोने के लिए क्या नजर आ रहा है या पाने के लिए क्या नजर आता है? देखिए, ये कहना कि अमेरिका इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द इक्वेशन या अमेरिका को इसमें भारी नुकसान हुआ है युद्ध में, ये शायद गलत है। क्योंकि टीवी के चैनल्स पे और प्रोपेगेंडा वॉर में जरूर ईरानी जो हमारे फ्रेंड्स लोग हैं या पैनलिस्ट लोग हैं जो आते हैं, दे टॉक अ लॉट अबाउट कि भाई ईरान जीत रहा है, अमेरिका हार रहा है। इससे वस्तु स्थिति, बैटल ग्राउंड रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। बट परमीत जी, दरअसल परमीत जी, डोनाल्ड ट्रंप वो मैडमैन थ्योरी पे वर्क करते हैं, दुनिया में भौकाल बनाते हैं और भले अंदर ही अंदर जो भी चीज चल रही होती है। लेकिन अभी जो सड़कों पे हम देख रहे हैं, जो लोगों में नाराजगी है, हंगरी इलेक्शंस के जो रिजल्ट है, वो कुछ और कह रहे हैं ना। मैडम देखिए, ही इज अनप्रेडिक्टेबल, ही इज अनकन्वेंशनल, तो उनको मैडमैन कहना, ये कहना, ये आपका बहुत ही गलत क्लासिफिकेशन है। ना, आप मेरी बात को गलत में मैडमैन थ्योरी का जिक्र कर रही हूँ सर। ना प्लीज मैं आपको बता दूं, अगर आप गलत समझ रहे हो, मैं मैडमैन थ्योरी का जिक्र कर रही हूँ, मैंने डोनाल्ड ट्रंप को मैडमैन नहीं कहा। तो मैडम वो क्या है, ही इज वेरी अनकन्वेंशनल, और उनकी जो एक डिप्लोमेसी की अलग स्टाइल है, हर लीडर की अलग स्टाइल है। और ये कभी भाई इस तरह से अनोखे लीडर निकलते हैं जो कंफ्यूजन को भी अपना एक डिप्लोमेसी का पार्ट बनाते हैं कि अपोनेंट को हमेशा कंफ्यूज रखो, मीडिया को हमेशा कंफ्यूज रखो, लेकिन अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को जरूर अचीव करो। और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये है कि उनको सबसे पहले ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को कमजोर करना था। वो इस युद्ध में अमेरिका ने जरूर जबरदस्त रूप से उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को कमजोर किया। दूसरे बाद उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स को तो कैपेबिलिटीज को पूर्ण तरह से तबाह किया। उसके बाद उनकी जो नेवल कैपेबिलिटीज है, मैडम अमेरिका का एक, हमारे यहाँ पे कुछ पैनलिस्ट हैं, मैं किसी और चैनल में उनके साथ डिस्कस कर रहा था, वो कहते हैं कि अमेरिका का एक युद्धपोत 1000 किलोमीटर पीछे चला गया, इसलिए अमेरिका। अरे आपके यहाँ के 150 नेवल वेसल्स हमने तबाह कर दिए और हमारा एक युद्धपोत 1000 किलोमीटर पीछे चला गया, ये अमेरिका के 8 घंटे में फिर वो आपकी सही जगह पर आ जाएगा। अब नाउ कमिंग टू द करंट इशू कि अमेरिका ने ईरान पोर्ट से जितने भी अब शिप्स निकलेंगे सबको ब्लॉक कर दिया है, सबको ब्लॉकेड करके मना कर दिया कि देयर विल बी आइदर ऑल विल गो और नन विल गो। ये इसलिए किया मैडम क्योंकि ईरान ने बड़ी चालाकी से, ईरान वाज ओनली अलाउइंग दो शिप्स व्हिच वेयर ऑफ देयर अलाइज, कि आप चाइना के जहाज जाने दे रहे थे, रशिया के जहाज जाने दे रहे थे, पाकिस्तान के जहाज जाने दे रहे थे, और केवल आपके जो मित्र लोग हैं जो आपको सहयोग किसी न किसी रूप से कर रहे हैं, उनके जहाज जा रहे थे, और अमेरिका के अलाइज के सबके जहाज आपने रोक के रखे थे। तो ये तो चलेगा नहीं। अमेरिका इज हैविंग मिलिट्री अपर हैंड टोटली इन दिस वॉर, और 40 दिनों में अमेरिका ने सिद्ध कर दिया है कि उसका एयर डोमिनेंस है, नेवल डोमिनेंस है, मिलिट्री डोमिनेंस है, और उसलिए अब
द प्रेशर अब ईरान के ऊपर आएगा। लेकिन रशिया विल पुट प्रेशर ऑन अच्छा ईरान, ठीक है चाइना परमीत जी, विल पुट प्रेशर ऑन लेकिन ईरान। परमीत जी इस बात को मुझे बताइए, अमेरिका और ईरान में कितना डिफरेंस है अगर क्षेत्रीय लिहाज से बात करें, फाइनेंशियल लिहाज से बात करें, जनसंख्या के लिहाज से बात करें और रिजीम वाइज बात करें। एक है सुपर पावर और उसके आगे ईरान का एक छोटा सा हिस्सा जिसकी आर्मी आपके ये कहा जाए बहुत छोटी टुकड़ी का एक तिहाई भी ना होगा, एक तिहाई भी ना होगा। लेकिन अगर आप उसके साथ में बातचीत करें, भाई उसने आपको 40 दिनों तक उलझा कर रखा, इस बात को आप मान रहे हैं या नहीं मान रहे? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।